नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है वो है पास्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की प्रेजेंट पार्टिसिपल की, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो क्या है पास्ट पार्टिसिपल, इसके बारे में अच्छे से हम चर्चा करेंगे और देखिएगा कि पास्ट पार्टिसिपल को क्या यूज़ है क्या नहीं। तो इसको हम छोटा सा इंडिकेशन देके बता देते हैं आपको कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ तब किया जाता है जब थोड़ी सी टाइम गैपिंग हो, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी टाइम गैपिंग, अगर किसी दो वाक्य के ख़त्म होने पर दूसरे वाक्य के शुरू होने पे थोड़ा सा टाइम, अगर आपको ऐसा सेंस में लगता है कि थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, ये सबसे बड़ी इसकी पहचान है जो इंडिकेशन हमें अपने सेंटेंसेस में दिखाई देता है। बनाने के लिए क्या करते हैं, तो बड़ा आसान। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकड़नी थी, उसमें आईएनजी लगा के उसको बनाना था। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में कुछ नहीं होता, केवल थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया जाता है और हमारा पास्ट पार्टिसिपल बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन रोचकता यहाँ पर है कि हमारे सेंटेंस को सेपरेट करके दिया जाएगा और हमें क्या करना है, हमें उसको कंबाइंड करना है। कंबाइंड किन शर्तों पर किया जाए, कैसे किया जाए, ये सारी बातें जो है वो हम इस क्लास में अब इस टॉपिक पे सीखते हैं। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल जो है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म प्राय मतलब कहा जाता है किसे, तो पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है। प्रायः दूसरे वाक्य में दिया होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पास्ट पार्टिसिपल की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि आपको एक सेंटेंस मिलेगा और दूसरा सेंटेंस मिलेगा। अधिक मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर ये दोनों फुल स्टॉप से सेपरेट हैं तो जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा इसमें आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा। और क्या इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। इसे हम क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आपको दिखाई देगी, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ये प्रायः दूसरे वाक्य में दिया होता है और यह पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के विशेषण का कार्य करता है। और ये क्या करता है, पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी वाक्य में क्या और किसका का उत्तर दे, ठीक है, क्या और किसका का, व्हाट और whom का आंसर देता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसका, किसकी, किसके, ये सारे और क्या, ये दोनों का अगर उत्तर मिल रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट होना। अब दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब भी हमें अपने सेंटेंस में क्या क्या उत्तर मिलता है तो इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब भी हमें किसका का उत्तर मिलता है अपने सेंटेंस में तो हम इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पास्ट पार्टिसिपल जो है, यानी जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो आपको हमेशा प्रायः दूसरे सेंटेंस में देखने को मिलेगी, जो आपका सेकंड सेंटेंस होगा। लेकिन और यह पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट, यानी जो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट आया होगा, आप तो पहचान ही लेंगे क्योंकि क्या और किसका का जो उत्तर मिल रहा है, क्या किसकी किसके, ये सारी चीज़ें वो ऑब्जेक्ट होती हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा कि जो पहला वाक्य है, पहले वाक्य ऑब्जेक्ट के विशेषण के रूप में उसका काम करेगा। यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए किसका काम करेगा बच्चों, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, यानी विशेषण का काम करेगा। किसका काम करेगा जल्दी बताइए, विशेषण का या एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव या विशेषण का। ठीक, अब हम अपनी थ्योरेटिकल पार्ट को तो समझ चुके हैं। अब हम जब इसको अपने सेंटेंस में एग्जाम्पल में समझ लेंगे तो हमारे पास और क्लियरिटी इसको लेकर आ जाएगी। ठीक, अब हम तनिक देखते हैं कि हमारे सेंटेंस कैसे हैं। आपको परीक्षा में कैसे दिए जाएंगे वाक्य, सेपरेट वाक्य दिया जाएगा। ठीक है, और क्या लिखा होगा, आई फाउंड माई पर्स फुल स्टॉप द पर्स वॉज लॉस्ट। अब देखिए ध्यान देना, आई फाउंड, मैंने पाई, माई पर्स, मेरी पर्स, मैंने मेरी पर्स पाई, द पर्स वॉज लॉस्ट, वह पर्स खो गई थी। अब देखिए कितने लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि अगर कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि मैंने अपनी पर्स पाई है जो खो गई थी, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको कंबाइंड करें, पर्स के खोने में कुछ समय हुआ होगा। ऐसा नहीं होता कि आपको तुरंत पर्स खोई और आपको तुरंत मिल गई, ऐसा नहीं होता ना। शेर को देखकर तुरंत भागने का काम संभव है, पर्स खो गई तुरंत मिल जाए, रेयरली ऐसा हो सकता है तुरंत मिल जाए। ऐसा भी नहीं कि हम कह रहे हैं कि सिरे से खारिज कर रहे हैं इस बात को कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, हो भी सकता है लेकिन रेयरली हो सकता है। और ग्रामर में क्या किया जाता है कि हम थोड़ा बहुत अनुमान लेकर चलते हैं कि कोई काम एक हुआ है तो उसके कुछ समय बाद दूसरा काम हुआ होगा। मैंने अपनी पर्स पाई, वो पर्स खो गई थी, इसका सेपरेट सेंटेंस ये हो गया। इसे कंबाइंड कैसे करोगे, इसे कंबाइंड करोगे, मैंने अपनी खोई हुई पर्स पाई। ठीक, हिंदी में आपने बना लिया, मैंने अपनी खोई हुई पर्स पाई, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और कैसे इसे सेपरेशन के द्वारा कंबाइंड कर दिया गया, सेपरेट अलग था, कंबाइंड अलग हो गया।
मैंने अपनी खोई हुई पर्स पाई। अब कैसे इस बात को थोड़ा सा जनरली देखते हैं। सेपरेट दिया हुआ है आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट। ठीक है, तो क्या इसका कहा जा रहा है कि जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे, थोड़ा सा फॉर्म में चलिए जो आपको थ्योरी दी जा रही है, ऐसा भी ना हो कि केवल यही समझ ऊपर सब छूट जाए। तो प्रायः दूसरे वाक्य में पास्ट पार्टिसिपल दिया होगा। तो कितने बच्चे जान रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वाक्य हमारा कैसा है, जल्दी बताएं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का वाक्य हमारा पहला है और फुल स्टॉप के बाद का ये वाक्य हमारा दूसरा है। और देखिए फाउंड यहाँ पर लगा हुआ, थर्ड फॉर्म का सेंस ये भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो पैसिव के साथ ये थोड़ा सा लुक दे रहा है कि पैसिव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसको हम थर्ड फॉर्म मानते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो सेकंड सेंटेंस में हमें अपना कौन सा पार्टिसिपल मिल गया है, इसी को हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ये कौन सा पार्टिसिपल मिल गया है बता सकते हैं आप लोग? ये हमें मिल गया है पास्ट पार्टिसिपल। अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये क्या कर रहा है, हमारे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हमारे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आया है, कौन सा ऑब्जेक्ट आया है? आई हो गया सब्जेक्ट, फाउंड हो गया वर्ब और माई पर्स ऑब्जेक्ट। अब ये चमत्कार कैसे हुआ देखो हम बताते हैं। चमत्कार वाली कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपनी पर्स पाई। तो आप अपने आप से पूछिए मैंने क्या पाया? मैंने क्या पाया? बोलिए। आपने पर्स पाई है। तो देखिए क्या का उत्तर आपको मिल गया। और इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। मेरी पर्स, मैंने क्या पाया? मेरी पर्स, तो मेरी पर्स हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक बात आइए, इस पर्स की विशेषता क्या है? थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, बचपन में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, थोड़ा सा याद करो। मैंने अपनी खोई हुई, अब देखिए पर्स की विशेषता ये है कि वो खो गई थी, उसको एडजेक्टिव फॉर्म दे रहा था कि वो खो गई थी, यही उसकी विशेषता हुई। अब देखिए इस पर्स के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो विशेषता है वो अगले सेंटेंस में आई है। बताओ हाँ या ना? यही तो कहा जा रहा है। पहले यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, प्रायः दूसरे वाक्य में पास्ट पार्टिसिपल दिया होता है और यह पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के विशेषण का कार्य करता है। देखिए पहला वाक्य यहाँ से यहाँ तक, इसका ऑब्जेक्ट माई पर्स और इसका विशेषण देखिए दूसरे वाक्य में बैठा हुआ है। बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ? अब आप क्या करेंगे, सेपरेट सेंटेंस मिल गए, अब आप इसको कंबाइन कर देंगे। कुछ नहीं कीजिए, बस ऑब्जेक्ट के पहले उसकी विशेषता लगा दीजिए, हो गया काम। देखो आई फाउंड वैसे उतार लिया और क्या लगाया, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मेरी खोई हुई। ऑब्जेक्ट से पहले उसकी हमने क्या लगा दी, विशेषता लगा दी, माई लॉस्ट पर्स। कितने लोगों को बात समझ में आई? क्लियर? अब हम अगला सेंटेंस चलते हैं, देखो ध्यान से। सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ, आई सॉ अ सोल्जर, मैंने एक सैनिक देखा, ये पहला, ठीक, ये पहला सेंटेंस। ही वॉज वुंडेड, जो कैसा था, घायल था। अब कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? वॉज के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगी है, देखिए ध्यान से, ये थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? सॉ सेकंड फॉर्म होती है, सभी बच्चे जानते हैं। सीन थर्ड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म यहाँ वुंडेड लगी हुई है। पक्का हो गया? अब ये पक्का हो गया तो निश्चित रूप से ये कौन सा पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। बताओ हाँ या ना? क्लियर? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब देखिए इस सोल्जर की जो विशेषता है वो वुंडेड होना है, यानी सैनिक की विशेषता। देखिए एडजेक्टिव विशेषता नहीं कहूँगा, बस जो उसको, उस वर्ड को और इनहेंस कर रहा है और बढ़ा रहा है, उस चीज़ को कहा जा रहा है एडजेक्टिव यहाँ पर। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई सॉ अ सोल्जर, मैंने एक सैनिक देखा, वह घायल था। अब इसे कंबाइंड सेपरेट दे दिया गया, मैंने एक सैनिक देखा, वह घायल था। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसको कंबाइंड करेंगे आराम से आप बना सकते हैं, मैंने एक घायल सैनिक देखा। यही दो, सैनिक का एडजेक्टिव है उसका घायल होना, है कि नहीं है? तो बस अब आप जानते हैं क्या करना है आपको, आई सॉ ऐसे रखना है, और कैसा सैनिक है, तो सर घायल सैनिक है, आ वुंडेड सोल्जर। इसको और थोड़ा सा हम बता देते हैं, आई हो गया सब्जेक्ट, सॉ हो गया वर्ब और आ सोल्जर हो गया ऑब्जेक्ट। कैसे पता किया सर आपने? अरे सीधी सी बात है यार, कह रहे हैं सेंटेंस में जो भी सेंटेंस क्या और किसका उत्तर दे, ध्यान रखना। अब अपने आप से पूछिए मैंने क्या देखा, मैंने एक सैनिक देखा, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब इसकी जो एडजेक्टिव है, यानी इसका जो गुण है वो यहाँ पर दिया गया है, देखिए सोल्जर और वुंडेड, वो घायल था। अब देखिए पहले सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन उसका एडजेक्टिव दे रखा है दूसरे सेंटेंस में। कुछ नहीं करना, क्या करना है, पहले ही वाले वाक्य में उसको विशेषता के साथ लगा देना, ऑब्जेक्ट के साथ। तो आई सॉ मैंने देखा, और क्या देखा, अ वुंडेड सोल्जर।
कितने लोगों को पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ रहा है? प्यारे से कमेंट के साथ मुझे बताना ज़रूर, ठीक है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताना, ठीक है? अब अगला सेंटेंस चलते हैं। सेपरेट देख रखा है, ही पनिश्ड हिज सर्वेंट। उसने अपने एक नौकर को पनिश किया, सजा दी। द सर्वेंट वाज सिक। वो जो नौकर था वो बीमार था, ठीक? अब देखिए पहला सेंटेंस यहाँ तक और दूसरा सेंटेंस यहाँ तक। अब अपने आप से पूछिए, उसने किसको सजा दी? उसने किसको सजा दी? तो उसने सजा दी। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ही सब्जेक्ट, पनिश्ड वर्ब। अब उसने सजा दी, किसको सजा दी? हिज सर्वेंट, यानी अपने नौकर को सजा दी। ये हो गया ऑब्जेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? किसको सजा दी? मैंने कहा ना क्या और किसका, अगर ये उत्तर मिल जाए तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो उसने किसको सजा दी? उसने अपने नौकर को सजा दी। और नौकर की एडजेक्टिव है कि वो बीमार है कि नहीं है? अब देखो ये दूसरे सेंटेंस में बैठा हुआ है, नौकर का बीमार होना ये दूसरे सेंटेंस में है, देखो सिक। लेकिन क्या ये थर्ड फॉर्म है? क्या ये थर्ड फॉर्म है? इस पर विचार करना है। कभी कभी इस तरीके से गुमराह करने वाले सेंटेंस भी आपको जानबूझ के दे दिए जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य बना के देखना है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर देखना, अब इसको बनाना है तो यहाँ पर केवल विशेषता को यूं ही रख दिया गया, सिक रख दिया गया इस तरीके से। सिक्ड थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे क्योंकि सर पास्ट पार्टिसिपल है, हो सकता है ये सेंटेंस आपका गड़बड़ हो जाए। तो हालांकि आपको घबराना नहीं, ऐसे सेंटेंस आते नहीं कि आपको निश्चित रूप से आगे थर्ड फॉर्म जैसे दोनों में मिली लेकिन यहाँ नहीं मिली, तो आधे से ज़्यादा लोग घबरा गए, यहाँ तो नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ ध्यान मत देना उस पर। कभी कभी इस तरीके वाक्य गुमराह करने के लिए आपको रख दिए जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। इससे अपने आप इसको टैकल करने की कोशिश करनी है और देख लेना है कि अगर ये गलत है तो इसको छोड़ दीजिएगा। पहली बात, परीक्षक आपसे कभी ऐसा प्रश्न पूछेगा ही नहीं, ठीक? तो ये इसलिए आपको दिखाने के लिए रख दिया गया था। अब अगली स्लाइड में देखना, अब ये सही सेंटेंस दिया गया। देखिए, ब्रिजेश लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक। ब्रिजेश ने अपनी टेक्स्ट बुक यानी जो नोटबुक है जिस पे वो कार्य करता है वो खो दी। ही सर्च फॉर इट, ठीक है? वो उसको उसके लिए ढूंढ रहा था, यानी उसे सर्च कर रहा था। अब प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्रिजेश ने अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसे खोया और वो उसको सर्च करने लगा। दो काम एक साथ, आपको तीनों ही वाक्यों में लगा होगा क्या कि एक काम के होते ही दूसरा काम तुरंत नहीं हुआ है। मैंने एक घायल सोल्जर देखा, उसको घायल होने का काम हो चुका है, आपके देखने का काम थोड़ी देर बाद हुआ। वो घायल हो चुका है, उसके बाद आपने देखा। पहले वाले वाक्य में कि मेरी पर्स खो गई थी, अब मैं उसको पा चुका हूँ। नीचे वाले में वो तो आपने देखा ही कि किस तरीके से उसको आपको टैकल करने के लिए दे दिया जाएगा, समझने के लिए। और लास्ट वाले में देखना ध्यान से, ब्रिजेश लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक, ही सर्च फॉर इट। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि टेक्स्ट बुक उसकी खो गई थी, वो सर्च फॉर इट और उसको ढूंढने लगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। क्या करना है, ब्रिजेश सर्च्ड हिज लॉस्ट टेक्स्ट बुक। क्यों? देखो ध्यान से, कैसे? टेक्स्ट बुक की लॉस्ट होना, टेक्स्ट बुक का लॉस्ट होना और फिर उसे सर्च करना थर्ड फॉर्म से विशेषित हो रहा है। ये देखिए ध्यान से, और ये पास्ट पार्टिसिपल को बता रहा है। अब ये पास्ट पार्टिसिपल जैसे बताएगा आप क्या कर देंगे, आप इसे कर देंगे क्या कि ब्रिजेश सर्च्ड। याद रखिएगा, मैंने कहा ऑब्जेक्ट से पहले उसके एडजेक्टिव को आना है। एडजेक्टिव क्या है कि उस खोई हुई पुस्तक को ढूंढा जा रहा है। तो ब्रिजेश सर्च्ड हिज लॉस्ट टेक्स्ट बुक। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से आपको अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, ठीक है? तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल था जिसको आपने अच्छे से समझा, और इसमें और कोई शर्त नहीं है। अगर आपने इतने टॉपिक्स को, इतने एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार के वाक्य में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और कभी कभी ऐसे भी वाक्य आ जाएंगे जब आप इसे सिंकन या क्या करना चाहेंगे पता नहीं चलेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आप देख लें। और जैसा ये फॉर्म रखा हुआ है इसको इस तरीके से बनाने से के अलावा अगर परीक्षक आपको थोड़ा सा परेशान करने के मूड में होगा तो होगा ऐसा, ठीक? तो यहाँ पर देखते हैं और फिर हम बताएंगे कि इसके बारे में और क्या किया जा सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल, उसको देखते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। सेगमेंट है परफेक्ट पार्टिसिपल पर। अब हम धीरे धीरे पास्ट पार्टिसिपल से आगे बढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको पास्ट पार्टिसिपल समझ में आया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। परफेक्ट पार्टिसिपल की सबसे बड़ी पहचान आपको छोटा सा मैं बता दूँ, इसमें काफ़ी समय अंतराल आपको मिलेगा और किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे एक एक चीज़ इसमें मैंने राइट डाउन की है।
अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल से किस तरीके से हम अपने सेपरेट सेंटेंस को सिंथेसिस के रूप में कंबाइंड कर सकते हैं, ये देखना है। देखिए, यदि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए दो कार्यों, देखिए अगर कर्ता एक हो, कहने का मतलब जो सब्जेक्ट है वो हमारा एक ही है, लेकिन एक ही कर्ता जो है वो दो कार्य करे अलग अलग, वर्क W1 माने वर्क एक और दूसरा कार्य यानी वर्क 2, दो काम करे अलग अलग। और क्या लिखा हुआ है, दो कार्य या घटनाओं के बीच का समय, और दोनों कार्यों के बीच का जो समय है, टाइम है, वो कैसा हो, समय अंतराल संभव हो, अर्थात पहला कार्य समाप्त हो चुकने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा हो, यानी इसमें टाइम की काफ़ी अधिक मात्रा रहती है, ऐसा हो, दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा हो, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके किया जाता है। फिर से मैं बता दूं, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई सब्जेक्ट है और उसके द्वारा W1 और उसके बाद दूसरा कार्य यानी W2 हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही करता है, उसने पहला काम किया, दूसरा काम किया, और इन दोनों के बीच जो है वो टाइम काफ़ी मात्रा में है, संभव है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ करने बनाने के लिए हैविंग और थर्ड फॉर्म का यूज़ करके अपने परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाते हैं। ठीक, जैसे अभी हमने बोला प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते थे, फर्स्ट प्लस ING, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सेकंड फॉर्म लगाकर, सॉरी थर्ड फॉर्म लगाकर हम पास्ट पार्टिसिपल को फॉर्म करते थे, और अब हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम अपने परफेक्ट पार्टिसिपल को देखेंगे, उसको बनाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल की मदद से और देख लीजिएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सेपरेट सेंटेंस इस तरीके से आपके यहाँ दिया होगा पेपर में। ठीक है, कैसे देंगे, शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया, शी वेंट होम, वह घर चली गई। अब देखना ध्यान से, कितने बच्चे ऐसे हैं जैसे सोच सकते हैं कि इस सेंटेंस को आप अच्छे से आराम से अपने मन में पहले मस्तिष्क में बैठाइए, सोचिए इसको कि शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया, वह घर चली गई। ऐसा नहीं होता है कि तुरंत आदमी कार्य खत्म करता है, तुरंत ही भागता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम गैपिंग होती है, भले ही 5-7 मिनट 10 मिनट की ही सही, लेकिन टाइम गैपिंग अच्छी खासी है। ठीक है, अब इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस है जो आपको सेंस दे रहा है कि एक काम समाप्त हो चुका है पूरा और उसके बाद दूसरा कार्य समाप्त प्रारंभ हुआ है, या आप टाइम गैपिंग का अंदाजा ना लगा पाए, तो और अच्छा बता रहा हूँ कि ध्यान सुनिएगा, शी फिनिश्ड हर वर्क, एक काम को समाप्त कर दिया गया है और फिर दूसरा कार्य जो है वो प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे मौके पर भी आप अपने परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज कर सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, शी फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट होम। आप कितने बच्चे जानते हैं कि इसमें हमें हैविंग तो लगाना ही है और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हैविंग इसको शुरू करेंगे, हैविंग से अपने सेंटेंस को शुरू करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल से आप कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, आप परफेक्ट पार्टिसिपल से कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल से कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन अपने सेंटेंस को शुरू करेंगे हमेशा हैविंग से। ठीक, ध्यान रखिएगा क्योंकि रूल है, इसको आप जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हैविंग और फिर जो इसमें फॉर्म लगी हुई इसको थर्ड फॉर्म के रूप में आप जानते हैं, फिनिश्ड ही सेकंड फॉर्म है, फिनिश्ड ही थर्ड फॉर्म है, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, आप तुरंत फिनिश्ड लगाएंगे हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। और हर वर्क यानी अपना कार्य समाप्त करके वह घर चली गई, शी वेंट होम, यानी सेकंड पार्ट को हम ऐसे का ऐसा रख देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता, जबकि हम पहले पार्ट में ही सारा कार्य कर देते हैं, हैविंग और फिर फिनिश लगाते हैं, हर और वर्क, इस तरीके से हमारा कार्य समाप्त हो जाता है। हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से सेपरेट कंडीशन क्या हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है। कहते हैं लोगों को बात समझ में आई, क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया और फिर वह घर चली गई। अब ये दोनों सेंटेंस अलग थे, तो हमने इसको क्या कर दिया कि अपना कार्य समाप्त करके वह घर चली गई। ठीक, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हैविंग लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, हर वर्क ऐसे ही, और उसको सेंटेंस को कतई नहीं छेड़ा, उसको हमने ऐसे ही कॉमा की मदद से सेपरेट कर उसी में जोड़ दिया, कंबाइंड कर दिया, तो सेपरेट सेंटेंस हमारा कंबाइंड हो गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल वाक्य हो गए कि आपको ऐसे मिल जाएंगे और आप कर सकते हैं। ऐसे अगर आ जाएगा ही फिनिश्ड हर वर्क, सॉरी हिज वर्क, ही वेंट होम, तो आप क्या कर देंगे, कुछ नहीं, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। क्लियर हो जाएगा सबको। आप देखना ध्यान से, दूसरी कंडीशन वो थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि पहला सेंटेंस या पहला कार्य यानी जो इधर वाला कार्य हो रहा है वो पैसिव वॉइस में हो, कैसे पहचानोगे, ध्यान से सुनना। पैसिव वॉइस में सबसे बड़ी बात होती है कि थर्ड फॉर्म तो लगी ही होगी, और साथ ही साथ जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी लगा हो, आप हमेशा जानते हैं अगर टेंस के अकॉर्डिंग लगा होगा तो आप सभी लोग जानते हैं अगर वाज लगा है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगी होगी, लेकिन अगर पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग होगा तो वाज के साथ भी थर्ड फॉर्म, वर के साथ भी थर्ड फॉर्म। अरे भैया पैसिव वॉइस में यही होता है कि नहीं होता है, ये सारी बातें हैं तो आपको ध्यान रखनी है। तो एक्टिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कभी आपको कोई स्ट्रक्चर मिल जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसको हम हैविंग प्लस बीन शब्द और जोड़ देंगे। ध्यान से सुनिएगा,
अगर आपको जैसे यहाँ पर शी फिनिश्ड लिखा है, अगर यहाँ पर लिखा होता शी वाज फिनिश्ड, अब ऐसे अगर कोई सेंटेंस आता, फॉर्म होता, तो वाज के साथ आप इसको थर्ड फॉर्म कंसीडर करते कि नहीं करते? तो ये एक्टिव वॉइस होता, सॉरी पैसिव वॉइस होता। और पैसिव वॉइस होने पर फिर हम क्या करते? फिर हम हैविंग नहीं लगाते, हैविंग बीन लगाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वाज आ रहा है, बीन आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ पर जो वाज आ रहा है वो बी की वर्ब के अकॉर्डिंग है, और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है, इसलिए हम लोग हैविंग बीन लगा लेते हैं, बीन और थर्ड फॉर्म। और क्या करते हैं? फॉर्म का वर्ब का प्रयोग किया जाता है जैसे। अब प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। देखो वही सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ, वाज आ गया, तो आपने वाज, इज, एम, आर, वाज, वर कुछ भी देखोगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म देखोगे तो तुरंत जान जाना, अपने माइंड में क्लिक करना तुरंत, कहता है इसमें समय नहीं लगना चाहिए। आपने जैसे कुछ भी देखा, हैज़, हैव, हैड कुछ भी देखा, ठीक है, या बाई चांस हैज़ बीन, हैव बीन कुछ भी देखा, हैड बीन देखा, फिर भी आपने थर्ड फॉर्म देखी, आप कतई इसमें देर मत लगाइएगा, कतई संकोच मत कीजिएगा, तुरंत उसे हैविंग बीन में बदल दीजिएगा। लेकिन कोशिश ये करनी है, हैज़, हैव, हैड ये सारी चीज़ें अलग पड़ जाती हैं। आपको इसमें पता है क्या मिलेगा? सेंटेंस जब आप परीक्षक देता है आपको, तो आप वो 5 चीज़ों का ध्यान रखता है, क्योंकि वो बी की वर्ब का इस्तेमाल करेगा, इज, एम, आर, वाज, वर, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता है अगर हम वाज, वर या इज, एम, आर देंगे तभी बच्चा उसको बीन में बदलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो बच्चे नहीं याद पाए तो धैर्य बांधकर केवल इस चीज़ को ध्यान रखना, जैसे सेंटेंस हम पैसिव वॉइस पहचान लेंगे तुरंत हम इसे हैविंग बीन में बदल देंगे। जो बच्चे इतना ज़्यादा जो है गहराई से ना समझ पाएँ, कोई बात नहीं, आप केवल इतना ध्यान रखें कि हैविंग बीन आपको लगाना है अगर आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस मिलता है। और जो थोड़ा सा गहराई समझ सकते हैं उनको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हमें जैसे इज, एम, आर, वाज वर्ब मिला तो हमें बी मिल गई, यानी बी की वर्ब है सारी, और जैसे ये बी की वर्ब मिली तुरंत इसको हमने क्या कंसीडर कर दिया? थर्ड फॉर्म के साथ, यानी बीन लगा दी। जैसे हम क्या करते थे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, इज, एम, आर, वाज वर्ब मिलता था, उसको हम बीइंग बदल देते थे, करते थे। और बस यहीं पर आप क्या करना है? हैविंग बीन कर देना है। क्यों? क्योंकि वो वाज वर्ब, इज, एम, आर किस में चेंज हो जाता है? थर्ड फॉर्म यानी बीन में। क्लियर? अब देखो नीचे सेम सेंटेंस वही लिखा हुआ जैसे आपको, द लॉयन वॉज कॉट। अब तुरंत आपको पता चल गया वॉज के साथ कभी थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती ना, क्योंकि इसमें क्यों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ये वाज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया है, और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट पर्सन आईएनजी यूज करते हैं। लेकिन देखो ध्यान से, द लॉयन वॉज, अब ये वॉज लगा हुआ है, और वॉज के साथ जैसे ही थर्ड फॉर्म आई तो मैं तुरंत पता चल जाएगा कि सर ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। और जैसे ही पैसिव वॉइस मिला आप निश्चिंत हो गए, आप कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? जैसे ही ये वॉज मिला इसको बदल दिया बीन में, और उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? हैविंग। हैविंग से सेंटेंस शुरू करेंगे, इस वॉज को बदल देंगे बीन में और आगे लगा देंगे थर्ड फॉर्म। कितने लोगों को बात समझ में आई? इसलिए हैविंग बीन थर्ड फॉर्म हो जाता है, हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म। तो हैविंग बीन कॉट इन द नेट, देखो ध्यान से, जाल में, नेट माने जाल, जाल में पकड़े जाने के बाद क्या करना शुरू कर दिया? लॉयन ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, हार्ड टू एस्केप यानी भागने के लिए वो उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब क्या होगा कि यानी जाल में पकड़े जाने के बाद, यानी जाल में पकड़े जाने पर शेर ने क्या करना शुरू कर दिया? भागने के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, या भागने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, आप समझना ध्यान से। तो द लायन स्ट्रगल्ड, अब पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, तो शेर ने क्यों संघर्ष किया? इसकी सीधी लाइन क्या बननी है? ध्यान सुनिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। नेट में यानी जाल में पकड़े जाने पर शेर ने कठिन संघर्ष किया, किसके लिए? भागने के लिए, यानी शेर ने भागने के लिए कठिन संघर्ष किया। अब समझते ध्यान से, कुछ आपको बदलना नहीं है। क्या है? कितने बच्चे जानते हैं, जैसे अभी पार्टिसिपल में यही तो चल रहा है कि ये जो द लॉयन है इसी के लिए तो ही आया है। अब हम लोग क्या करते थे? ही को गायब कर देंगे और जो द लायन आया है उसको वहां पर रख देंगे। ये क्लियरिटी है, इस बात का माइंडसेट आप अपने अंदर बना के रखें। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। हैविंग वो तो हमें लगाना है रूल के अकॉर्डिंग, और ये जो वाज है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब बदल जाएगा बीन में, और इसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आगे का सेंटेंस इन द नेट ऐसे जोड़ा और फुल स्टॉप को किसमें कन्वर्ट कर दिया? कॉमा में। और जो ये ही आया है तो पता चला किसके लिए ही आया है? लॉयन के लिए, तो लॉयन रख दिया और स्ट्रगल हार्ड टू एस्केप, ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से हमने नॉर्मल वाक्य और पैसिव वॉइस के वाक्यों को भी अच्छे से समझा। आशा करता हूँ आपको मैं डीप लेवल तक जाकर समझा पाया हूँ, और जब आप इसके एक्सरसाइज को लगाएंगे अच्छे से अपनी किताबों से तो आपकी प्रैक्टिस और होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से जो टॉपिक था पार्टिसिपल का सिंथेसिस का, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको समझाना भी अच्छे तरीके से ज़रूरी था। ठीक है, तो आप लोग धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो का, इस पूरी क्लास को देखेंगे ऐसी आशा करता हूँ, और धीरे धीरे जो नोट्स हैं उनको बनाते हुए चलेंगे।
ताकि आने वाले सिंथेसिस के जो रूल है वो भी आपको अच्छे से और गहराई से समझ में आए, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सिंपल को केवल सेपरेट और कंबाइंड समझ रहे हैं, और अभी तो हमें इनको चेंज करना है कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में, सारी चीज़ों में। तो थोड़ा सा अभी धैर्य बना के आप लोगों को इन कक्षाओं को देखना पड़ेगा। और आगे अगर जिस छात्र ने सारी वीडियोस को अच्छे से नोट्स वाइज प्रिपेयर कर लिया, उसके लिए सिंथेसिस हो सकता है कि वो आसान उसको लगने लगे। कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि मेरे पढ़ाने के बाद दुनिया की सारी चीज़ें आसान ही हो जाएंगी। हम लोग भी एक विषय के अध्ययन करता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में को पढ़ाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सारी चीज़ें, उस चीज़ को बहुत गहराई से वो सारी चीज़ें जानता है। आप ज्ञान का कितना भी बड़ा सागर है, बहुत बड़ा सागर है, उसमें से अगर ज्ञान की कुछ बूंदें लोगों के पास आ भी गई, तो इस बात को अगर समझते हैं कि सब कुछ होता चला जाएगा उन्हीं के हाथ रखने से, तो ये संभव नहीं है। कुछ अध्यापक का सहयोग रहता है और कुछ आप लोगों का। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत आपकी, थोड़ी सी मेहनत हमारी, और फिर जब रिजल्ट आएगा तो शानदार होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले सिंथेसिस के रूल में मैं फिर हाजिर हूँगा एक नई क्लास को लेकर। तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखें। शिक्षा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।